हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो आप लोग का वैसे तो आप लोगों ने काफ़ी पढ़ाई कर रखी होगी ऑलरेडी, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पर हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए हम लोगों को जिससे कि फटाफट हम लोग उस चीज़ का रिवीजन कर लें और पॉइंट वाइज चीज़ें हम लोग को याद भी हो जाएँ। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है आप लोगों में, तो उसकी यूनिट वाइज मैं वीडियोज़ लेकर के आऊँगी। एक एक यूनिट में आप लोगों का जो जितने भी चैप्टर्स उसमें आ रहे हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, वो सब आपको आसानी से जल्दी से याद हो जाएंगे। उसका रिवीजन भी आप लोग का हो जाएगा, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों में आएंगे तो आप आसानी से उसको एक्सप्लेन करके लिख पाएंगे। और बहुत से बच्चे तो ऐसे ही होते हैं जो पहले से तैयारी भी आप लोगों ने नहीं की होती है, बस एग्जाम के टाइम पे याद आता है कि हाँ जल्दी से कुछ ऐसा मिल जाए कि हम लोग पढ़ लें उसे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला यूनिट जो आप लोग का यूनिट 1, उसमें इंट्रोडक्शन, लागत के बारे में कि लागत क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है, उसके बारे में आप लोग का दे रखा है। तो जिसमें कि जो कॉस्ट होती है उसका नेचर क्या होगा, स्कोप क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग तो आप लोगों ने पढ़ी होगी वैसे भी, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रखी होगी आप लोगों ने, वित्तीय लेखांकन। इसी तरह लागत लेखांकन भी होता है। वो क्या है, उसका नेचर कैसा है, स्कोप क्या है, कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स कौन से होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, मेथड्स और टेक्निक्स क्या होती हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। ये सारा आप लोग का यूनिट 1 का मटेरियल है जो इस वीडियो में आप लोग के लिए रहेगा। तो इसी तरह और भी जो यूनिट्स हैं उनकी भी एक कंबाइंड वीडियोस आएंगी। इसमें एक यूनिट में जितना भी कुछ मटेरियल आ रहा है वो सब आप लोग का रहेगा। तो अगर इसी तरह वीडियो और भी चाहते हैं आप, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है इसी तरह की और वीडियोस के लिए। और भी जिस सब्जेक्ट्स पर आप इसी तरह यूनिट वाइज फटाफट रिवीजन चाह रहे हैं तो उस सब्जेक्ट का नेम भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यही समझना है हमको, किसी भी सब्जेक्ट में जब हम समझना स्टार्ट करते हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में जानना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि वो सब्जेक्ट है क्या, उसमें हमें क्या पढ़ना है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि उस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है या कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो आपके लिए वो सब्जेक्ट बहुत ही ईजी हो जाता है। वैसे तो आप जानते होंगे कि इसमें थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल भी आते हैं, दोनों ही चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो दो वर्ड्स हो जाएंगे, एक कॉस्ट हो जाता है, दूसरा हो जाता है अकाउंटिंग। कॉस्ट से संबंधित रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जब उसका हम लेखा रखते हैं, रिकॉर्ड्स रखते हैं, तो वो हो जाता है उसका लेखांकन। तो वो हो जाएगा आप लोग का लागत का लेखांकन। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट में समझना होगा कि लागत क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है। आपने देखा होगा जो भी प्रोडक्ट, जो भी चीज़ें आपके पास होती हैं, उन सब की क्या है, बनाने की भी तो कुछ कॉस्ट आती होगी। सिंपल सी बात कर लें कि आपके पास जो एक पेन होता है, तो उस पेन को बनाने के लिए भी कॉस्ट तो कुछ आती होगी। आपने 10 रुपये का मार्केट से पेन तो ले लिया, लेकिन क्या वो 10 रुपये बनाने के लिए होता है? ऐसा तो नहीं है। अगर 10 रुपये बनाने में आता तो फिर जो कंपनी उसको बना रही होती उसको क्या बेनिफिट होता। तो वहाँ पर क्या रहेगा कि जो हमको बनाना होता है पेन, तो उस पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए होगी, बिना प्लास्टिक के तो पेन बन नहीं सकता। मशीनरी चाहिए होगी जो उसको बनाएगी, लेबर चाहिए होगा जो उस मशीनरी को ऑपरेट करेगा। तो सारे एक्सपेंसेस भी तो होंगे। तो उस एक्सपेंसेस को होने के बाद क्या होगा, उसकी पैकेजिंग करनी होगी, एडवर्टाइज करना होगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही तो वो पेन आप तक पहुँचेगा। उसके बाद मुझे उसमें जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना कुछ प्रॉफिट भी ऐड करेगा कि उसको कुछ लाभ चाहिए होगा, प्रॉफिट चाहिए होगा। बिना बेनिफिट के तो हम कोई काम करते नहीं हैं आजकल, तो हमको उसमें कुछ प्रॉफिट भी ऐड करना होगा। उसके बाद जब हमें निकल के आएगी तो वो क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। तो 10 रुपये का जो पेन आपको मिलता है, तो हो सकता है उसको बनाने की कॉस्ट जो आ रही है वो 6 रुपये, 7 रुपये, 5 रुपये कुछ भी हो सकती है। उसका उसमें प्रॉफिट ऐड होगा, तब निकल के उसका सेलिंग प्राइस आएगा। तो कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या रहेगा कि जो भी वस्तुएं बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसका एक अनुमान लगाना, और जो भी हमने एक्सपेंसेस किए हैं उनको रिकॉर्ड करना कि इतना व्यय होगा हमारी वस्तुओं को बनाने पर। उसके बाद उसमें अपना इतना लाभ या प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारी सेल निकल के आएगी। और प्लस जितने भी हम यूनिट्स बना रहे होते हैं उससे हम डिवाइड करके क्या निकाल सकते हैं, पर यूनिट की कॉस्ट निकाल सकते हैं कि एक यूनिट को बनाने में हमारी कितनी कॉस्ट आएगी। यही हो जाता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग करना। तो यहाँ पर अब हम समझ लेते हैं, ये तो हो गया उसका अर्थ कि अर्थ क्या होता है। अब हम समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। आपकी बुक में कई राइटर्स की डेफिनेशन दे रखी होंगी, तो जिसकी भी सबसे इजी लगे आप लोगों को, आसानी से आप लोग उसको लर्न कर पाएँ, वो डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कुछ डेफिनेशंस हैं। अगर हम बात करें वाल्टर डब्ल्यूबिक की डेफिनेशन की, तो उन्होंने क्या कहा था कि लागत लेखांकन व्ययों के ऐसे विश्लेषण एवं वर्गीकरण की व्यवस्था है जिससे उत्पादन की किसी विशिष्ट इकाई की कुल लागत का निर्धारण शुद्धता की उचित मात्रा के साथ किया जा सके, और साथ ही सही रूप से यह भी स्पष्ट हो सके कि ऐसी कुल लागत कैसे आई है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि डेफिनेशन क्या है। वही चीज़ जो मैंने अभी बताई थी कि किसी वस्तु की जो बनाने की कुल लागत है वो कैसे आई है, ये हम जान सकें, जिससे कि उसमें हम अपना लाभ ऐड कर सकें, या अगर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमारा व्यय हो रहा है तो उस पर कुछ हम कंट्रोल कर सकें, नियंत्रण कर सकें, जिससे कि जो भी वेस्टेज हो रहा है वो कम हो जाए। तो ये हो जाता है आप लोगों का लागत लेखांकन की परिभाषा।
अब परिभाषा के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी चीज़ आती है, क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा कि लागत लेखांकन को परिभाषित कीजिए, साथ ही उसकी प्रकृति या फिर विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका कि लागत लेखांकन की प्रकृति एवं विशेषताएं। अगर आपको प्रकृति पूछे तो भी आप यही पॉइंट्स लिख सकते हैं और विशेषताओं में भी यही पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि लेखांकन की विशिष्ट शाखा है। जिस तरह वित्तीय लेखांकन भी लेखांकन की शाखा, इसी तरह से जो लागत लेखांकन है वो भी लेखांकन की एक विशेष शाखा है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो कॉस्ट से रिलेटेड जो भी हमारे आंकड़े होते हैं उनको एकत्र किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, अभिलेखन होता है, निर्धारण होता है और नियंत्रण किया जाता है। एकत्र किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा सारे डेटा को। उसके बाद क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि प्राइम कॉस्ट में कौन से जाएंगे, कौन से फैक्ट्री कॉस्ट में जाएंगे, अलग अलग ही तो लिखते हैं आप आगे जो आप कॉस्ट शीट पढ़ेंगे वहाँ पर। उसका अभिलेखन होता है, उनको लिखा जाता है, फिर निर्धारण किया जाता है और जो भी देखते हैं कि जहाँ पर हमारा व्यय हुआ है, वेस्टेज हो रहा है, तो उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि कॉस्ट कम आए। कॉस्ट कम आएगी तभी तो प्रॉफिट बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा कला एवं विज्ञान दोनों है, कि कला भी है और विज्ञान भी। वित्तीय लेखांकन के बारे में भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि कला भी है और विज्ञान भी, लागत लेखांकन भी। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये नहीं बताता है कि कितना वेस्टेज हुआ, ये भी बताता है जो कॉस्ट अकाउंटिंग की कहाँ पर और किस तरह से हम उस वेस्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। इसी तरह वो कला विज्ञान दोनों है। विज्ञान भी यही तो होता है कि किसी चीज़ में कैसे कार्य किया जा रहा है, उसका एक क्रमबद्ध अध्ययन होता है, कार्य परिणाम के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है और भविष्य के लिए चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। यही तो करते हैं हम विज्ञान में। और कला बताती है कि उस सारी चीज़ों को हमें किस तरह करना है। तो ये दोनों ही काम किस में आते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में किए जाते हैं। इसलिए कला एवं विज्ञान दोनों हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पेशे के रूप में मान्यता। आज के टाइम में तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है या जो होते हैं लोग लागत लेखाकार बनते हैं, तो उसके लिए एक अलग से कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। जैसे कि अगर कहा जाए तो इसका आप लोग का इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ये कार्य कर रहा है, जिसमें कि प्रोफेशनली लोगों को इस पर ट्रेनिंग दी जाती है और उनको डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट्स मिल लेते हैं, जिससे कि वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इसी पोस्ट पर ही क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा कुल लागत के विभिन्न संगठनों का निर्धारण। इसमें क्या किया जाता है कि टोटल कॉस्ट के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि अलग अलग स्टेजेस पर क्या कॉस्ट आ रही है, जिससे कि कहीं पर भी कोई वेस्टेज हो रहा हो तो उसे हम वहीं पर कंट्रोल कर सकें। जैसे कि कॉस्ट शीट में आपने देखा होगा कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आती हैं। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट आती है। प्राइम कॉस्ट में मेनली 3 चीज़ें ऐड होती हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं, डायरेक्ट मटेरियल होता है और डायरेक्ट लेबर होता है। ये 3 चीज़ें आती हैं। उसके बाद हम फैक्ट्री ओवरहेड्स, यानी कि जो भी पहले तो वो 3 चीज़ें जो जिसके बिना वो वस्तु बन ही नहीं सकती है। उसके बाद आ जाता है उसको बनाने में जो और एक्सपेंसेस आ रहे हों वो हो जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। उसके बाद आ जाता है ऑफिस कॉस्ट, फिर आ जाता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर सेलिंग आती है, डिस्ट्रीब्यूशन आती है, फिर नीचे आता चला जाएगा, फिर टोटल आपकी कॉस्ट इस तरह से निकलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, वर्गीकरण किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप जो होता है जोड़ करके हमारी कुल लागत निकलती है, टोटल कॉस्ट निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि लाभ एवं लागत की गणना में सांख्यिकी समंकों का प्रयोग किया जाता है। समंक जो डेटा होगा, जो कलेक्शन किया जाएगा डेटा का, तो सांख्यिकी समंक ही होते हैं। अब स्टैटिक्स में आपने पढ़ाई होगा, तो बिना डेटा के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो सांख्यिकी तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आता है प्रबंध को सहायक। जिस तरह से आप आगे पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी हमने सब आंकड़े बनाते हैं या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाते हैं, उसी को ही क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, आगे क्लासीफाई किया जाता है, स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, जिससे कि जो भी मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट होता है, वो डिसीजन ले सके आगे के लिए। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड निकलते हैं उनका भी यूज़ करता है प्रबंध, ये देखने के लिए कि जो हमने डिसाइड किया था कि इतनी हमारी आनी चाहिए, कि स्टैंडर्ड हमारी इतनी होनी चाहिए कॉस्ट, उससे हम के करीब पहुंच गए हैं या उससे ज़्यादा आई है। अगर कम आई है तब तो बेनिफिशियल है, अगर ज़्यादा आई है तो वेरिएंस है, विचरण है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सारा काम किया जाता है। तो ये हो जाएगा जो लागत लेखांकन है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसकी प्रकृति या फिर विशेषताएं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि लागत लेखांकन का क्षेत्र क्या है, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसमें सबसे पहला हो जाता है लागत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अलग अलग बेस पर लागतों को अलग अलग किया जाता है, जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, परिवर्तनशील लागत जिसे कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं, जैसे कि कहा जाता है स्थिर व्यय। उसके बाद आ जाता है सेमी वेरिएबल होती हैं, तो इसमें जो आगे आप बनाएंगे अलग अलग तरह के जो ठेका बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद हो जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग है या जॉब कॉस्टिंग है, अलग अलग तरह के जो आप बनाएंगे आगे इसके स्टेटमेंट्स या फिर जो अकाउंट्स वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग करके जो भी कॉस्ट होती हैं उनकी कार्यों, उनकी प्रकृति के आधार पर उनको अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है। फिर आ जाता है लागत अभिलेखन, कॉस्ट की रिकॉर्डिंग की जाती है कि जो भी व्यवहार किए होते हैं उनको लिखा जाता है। कॉस्ट अलोकेशन यानी कि लागत का आवंटन किया जाता है अलग अलग केंद्रों पर, इकाइयों पर। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है,
यही तो होता है कि एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जाता है, दूसरी से तीसरी में जानता है, क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो एक ही जगह पर नहीं बनती हैं। तो उनकी काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, उनके अलग अलग प्लांट्स लगाए जाते हैं। एक प्लांट पर जो है जो वस्तु बनती है वो दूसरे प्लांट के लिए क्या हो जाती है, रॉ मटेरियल हो जाती है। जो प्रोसेस कॉस्टिंग में आपने पढ़ा था कि ए प्रोसेस है, बी प्रोसेस है, सी प्रोसेस है, कई प्रोसेस से होकर के वो फिनिश गुड्स बनता है। तो एक प्रोसेस का जो बना हुआ होता है वो दूसरे के लिए क्या हो जाता है, रॉ मटेरियल हो जाता है। तो उसमें भी कभी कभी होता है कि जो ओवरहेड्स दे रखे होते हैं, कभी कभी कंबाइंड दे रखे होते हैं कि हाँ इसको बनाने में इतने ओवरहेड्स है। तो आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है अलग अलग प्रोसेस के ऊपर कि हाँ इतने इसमें जाएंगे, इतने इसमें जाएंगे। तो उसमें बेस कभी कभी बता देता है कि इतने रेशो में बांटी। अगर नहीं बताता है तो हम कभी कभी वेजेस पे निकालते हैं, या तो कभी प्राइम कॉस्ट पर, जैसा भी क्वेश्चन में दे रखा होता है उसी के आधार पर हम उसको बांट देते हैं अलग अलग प्रोसेस पर। नेक्स्ट आ जाएगा, लागत का निर्धारण किया जाता है अलग अलग। उससे इसके लिए क्या बनाते हैं हम, कॉस्ट ऑफ स्टेटमेंट बनाते हैं या फिर कॉस्ट शीट तैयार करते हैं। लागत का नियंत्रण, कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें कई तरह का होगा, माप लागत का होता है, बजटरी नियंत्रण होता है, स्टॉक नियंत्रण होता है। आप आगे पढ़ेंगे। जो ईओक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है उससे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है इससे रिलेटेड वीडियोस। अगर आप लोग को चाहिए है कि और भी एक्सप्लेन में आप समझना चाहते हैं ईओक्यू कैसे निकाला जाता है, या बहुत से बच्चे अंडर रूट नहीं निकाल पाते हैं, स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं, तो मुझे कमेंट करिएगा, इस पर एक अलग सेपरेट वीडियो मैं आप लोग के लिए बना दूंगी। उसके बाद आ जाता है लागतों की तुलना, कॉस्ट कंपैरिजन। ये किया जाता है कि पहले जो हमारी कॉस्ट आई थी, जो अब हमारी कॉस्ट आई, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो क्यों हुआ, या हमें जो प्रॉफिट था वो कम क्यों हुआ। इन सारी चीज़ों को करके हम क्या कर सकते हैं, आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लागत प्रतिवेदन, कॉस्ट रिपोर्टिंग की जाती है, कॉस्ट रिडक्शन, लागतों में कमी आ जाएगी, एनालिसिस किया जाएगा, फिर कॉस्ट ऑडिट किया जाता है। कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी नहीं होता है, जो आप लोग का फाइनेंशियल ऑडिट होता है वो कंपलसरी होता है। कॉस्ट ऑडिट जो है कंपलसरी हर सारी कंपनीज के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पर ये हो गया आपके लागत लेखांकन का क्षेत्र कि कहाँ कहाँ पर लागत लेखांकन किया जाता है, या कौन कौन से स्कोप्स होते हैं जहाँ पर इम्पोर्टेंट है लागत लेखांकन। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि लागत लेखांकन के उद्देश्य अथवा कार्य, ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्डिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, लॉन्ग में भी या फिर शॉर्ट में भी आ सकता है। तो इससे बहुत ही अच्छे से यूनिट 1 को तैयार करिएगा। यहाँ पर आप जो भी पॉइंट्स देखेंगे, आप देखेंगे कि इसको मैंने आपको प्रीवियस में समझा दिया है, तो वहाँ पर आप लोग को समझने में आसानी होगी। बस पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लेनेशन अगर आपने समझा है, सुना है मुझे बहुत अच्छे से, तो आसानी से आप वहाँ पर एग्जाम में कर पाएंगे। बस पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से आपको लिखने हैं। एग्जामिनर मोस्टली क्या करता है, आपके पॉइंट्स ही चेक करता है कि वो कितने सही आपने बनाए हैं, तो आपको अंदर का एक्सप्लेनेशन भी उतना ही अच्छे से आता होगा। ये सभी हैं, लेकिन कुछ बच्चों के मार्क्स ज़्यादा इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि वो लिखने का तरीका उनको पता होता है कि किस तरह से कॉपी को लिखा जाता है। तो लिखने पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि कैसे हमें पॉइंट्स को अपने बनाना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं एग्जामिनर पास इतना टाइम हो कि आपकी पूरी कॉपी पढ़े। तो सिर्फ आपके पॉइंट्स देखकर ही वो आपको मार्क्स देगा। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स बनाने की कोशिश करिएगा, जितने ज़्यादा आप पॉइंट्स लिखेंगे उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं जो लागत लेखांकन है उसके उद्देश्य या कार्य क्या है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा लागत का निर्धारण करना। सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है कि लागत लेखांकन क्यों कर रहे हैं, करिए इसीलिए रहे हैं भाई कि लागतों का निर्धारण कर सकें, पहला पॉइंट है। तो यहाँ पर अलग अलग उसमें हो सकता है कि अलग अलग जो इकाइयाँ हैं वहाँ उस प्रत्येक इकाई का निर्धारण कर सकें कि उस पर लागत कितनी आई है, या प्रत्येक विभाग का कर सकें, या सेवा की जो सर्विसेज होती हैं, जो सेवाएं दी जाती हैं तो वहाँ पर, क्योंकि कहीं पर प्रोडक्शन होता है, कहीं पर सर्विसेज दी जाती हैं अलग अलग कंपनीज में, तो उसका भी निर्धारण किया जा सके। जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं तो वहाँ पर सर्विस दी जा रही है। नेक्स्ट आ जाएगा लागत का नियंत्रण, कॉस्ट कंट्रोल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आंकड़ों को लिखते हैं तो इसीलिए तो लिखते हैं कि जिससे कि जो प्रीवियस में हमारी कॉस्ट आई, जो अब हमारी कॉस्ट है, दोनों के बीच में हम क्या कर सकें, कंपैरिजन कर सकें, और ये ध्यान दे सकें या ये पता लगा सकें कि कौन से विभाग ऐसे या कौन से स्टेजेस ऐसी हैं जहाँ पर हमारी ज़्यादा जो है कॉस्ट आ रही है, जिससे कि हम उसको कंट्रोल कर सकें। उसके बाद लाभकारिता का निर्धारण करना, ये देखना होता है कि अगर कई इकाइयाँ हम चला रहे हैं तो किस प्लांट से या किस इकाई से, यूनिट से हमको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, और कौन हमारी लॉस में जा रही है, तो फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए। विक्रय मूल्य का निर्धारण करना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य के निर्धारण में आपने जैसे कि निविदा पढ़ा होगा, टेंडर प्राइस पढ़ा होगा, तो वहाँ पर ये निकाला जाता है कि कितनी आपकी कॉस्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग इसमें आप इतना प्रॉफिट अपना ऐड करते हैं, उसके बाद आप सेलिंग प्राइस तक पहुँचते हैं। उसके बाद आ जाता है व्यवसाय नीति निर्धारण हेतु आधार प्रदान करना, प्रोवाइडिंग बेसिस ऑफ
बिजनेस पॉलिसी एंड डिसीजन। यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो हमें फ्यूचर में काम करने होते हैं, बिजनेस पॉलिसी बनाने से कि हम चाह रहे हैं अपने व्यवसाय को बढ़ाना, तो ये देखना होता है कि कितनी हमारे पास ऑलरेडी कैपेसिटी है, जो मशीनें हैं वो हमारे पास कितनी कैपेसिटी है उनकी, कि हम उसमें आगे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, या हमें उसके लिए नई मशीनरी खरीदनी होगी तो कितनी हमारे एक्सपेंसेस होंगे। ये सारी चीज़ें हमको कैसे पता चल जाती हैं, जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं और हमको ये पता होता है कि हमारे बिजनेस की स्थिति क्या है, प्रॉफिटेबल है, हमारे पास कितनी मटेरियल है, इन सारी चीज़ों के थ्रू। फिर नेक्स्ट आ जाता है लागत में कमी, कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि हम उसमें ये देख पाते हैं कि हम किस टेक्निक से किस तरह से जो है उत्पादन कर रहे हैं। तो नई अगर हम कोई टेक्नोलॉजी लाते हैं, तो जैसे आज के टाइम में मैनुअली जो काम हो रहा था, उससे अगर आज के टाइम की अगर हम बात करें कंप्यूटराइज तरीके से मशीनों से काम होता है, तो ज़्यादा क्या होता है, एफिशिएंसी के साथ कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन हो पा रहा है। तो नई टेक्नोलॉजी अगर हम ला रहे हैं तो उसका एक्सपेंस कितना आ रहा है, उससे प्रॉफिट कितना हो पाएगा, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से। फिर आ जाता है वैधानिक दायित्व की पूर्ति करना। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि सबके लिए तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके लिए अनिवार्य किया गया है कि उन्हें अपने कॉस्ट अकाउंट्स रखने हैं। तो ये हो जाता है आप लोगों का कि लागत लेखांकन का क्या उद्देश्य होता है, या फिर लागत लेखांकन के क्या कार्य होते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब आगे हम देखेंगे लागत लेखांकन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। इसमें आप लोग का ये समझ लीजिए कि इस बुक में आपको जो जो चीज़ें पढ़नी हैं, या जो जो चैप्टर्स आपके हैं, वो सारे आ जाएंगे। तो ब्रीफ में आप ये समझ पाएंगे इसमें कि कौन कौन सी चीज़ें क्या होती हैं। एक आपको जैसे शॉर्ट में अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उस शॉर्ट आंसर को लिख पाएंगे इसको समझने के बाद। तो पहला हो जाएगा लागत लेखांकन की विधि में दो तरह की होती हैं। एक हो जाएगी विशिष्ट आदेश लागत विधि, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड, और दूसरा होता है सतत प्रक्रिया लागत विधि, जो हो जाएगा आप लोगों का कंटिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड। तो ये दो तरह की होती हैं। जो विशिष्ट आदेश नाम से क्लियर हो गया, जब कोई स्पेशली ऑर्डर देकर ही कोई कार्य करवाया जा रहा है या कुछ वस्तुएं बनवाई जा रही हैं, तो वो हो जाती हैं स्पेसिफिक ऑर्डर में। और जो लगातार चलता रहता है, कुछ ऐसी वस्तुएं हम बना रहे हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्शन हम कर रहे हैं जो लगातार चलता रहेगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा, आपको ज़रूरत है तो आप उस चीज़ को खरीदिए, अदरवाइज ना खरीदिए। ये हो जाता है आप लोग का सतत प्रक्रिया लागत विधि। अब देखते हैं इसके अंदर जो पॉइंट्स आते हैं उनको। पहला हो जाएगा विशिष्ट आदेश लागत विधि, तो उसमें पहले आता है उपकार्य लागत विधि, जॉब कॉस्टिंग मेथड। तो ये एक ऐसी विधि होती है, एक ऐसा मेथड होता है जो इसमें कार्य जो किया जाता है किसी विशेष ऑर्डर पे किया जाता है। सपोज कर लीजिए जैसे किसी की शादी है, तो उसको अपने शादी के लिए कार्ड्स प्रिंट करवाने हैं, कार्ड छपवाने हैं। तो उसकी शादी में जो भी कार्ड प्रिंट हुए हैं तो उसी के नाम से ही तो हुए होंगे। तो उन कार्ड का यूज़ किसी दूसरी की शादी में तो किया नहीं जा सकता, ना वो डेट्स होंगी ना वो नाम होंगे। भाई जिसकी भी शादी होनी है, ग्रूम एंड ब्राइड, उसके नाम चेंज हो जाते हैं, तो उसकी शादी में जो भी कार्ड प्रिंट कराए गए हैं वो दूसरे के लिए यूज़फुल नहीं होंगे। तो वो हो जाएगा आप लोग का जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में जाएगा, और विशेष आदेश देकर, स्पेशल ऑर्डर देकर ही वो प्रिंट करवाए जा रहे हैं। आपकी समझ में आ गया होगा ना कि उपकारी लागत विधि क्या है या जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या है। दूसरा हो जाता है ठेका लागत विधि, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड। कि इसमें क्या होता है कि अलग अलग ठेके दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, तो उनकी लागत निकाली जाती है। तो जैसे कि सड़क निर्माण का कार्य होता है, कहीं पर रोड बनवानी है, तो जहाँ पर का आपको ऑर्डर मिलेगा वहीं पर जो भी निर्माण कंपनियां होती हैं वहीं पर जाके तो करती हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने ऑलरेडी बना के सड़कें रखी होंगी, आपको जहाँ पर ऑर्डर मिलेगा वहाँ पर जाकर रख दीजिएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो यहाँ पर का आपको ऑर्डर मिलेगा, आप वहीं पर जाकर के तो ये सड़कें बनवाएंगे, तो वो भी हो जाता है ठेका लागत विधि। लेकिन ये एक चीज़ में डिफरेंस क्या हो जाता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से इसका, कि ये बड़े पैमाने पर होता है। जो ठेका दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो बड़े पैमाने पर ही होता है। तो यहाँ पर दूसरा आप लोग का हो जाएगा समूह लागत विधि, बैच कॉस्टिंग मेथड। इसमें क्या रहता है कि एक साथ कई वस्तुएं होती हैं, जो ग्रुप्स होते हैं उनका उत्पादन किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, बिस्किट है, दवाइयाँ हैं, घड़ियाँ हैं, टेलीविज़न है, ये सब बनाने में इसका यूज़ किया जाता है बैच कॉस्टिंग मेथड का। इस तरह से समझ लीजिए कि एक ही प्रकार के जो होते हैं सामान उत्पादित किए जाते हैं, कि जैसे बिस्किट हैं तो जो है अलग अलग तरह के होंगे, ग्लूकोज बिस्किट हो सकते हैं या ओट्स वाले होंगे, अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन वो बिस्किट्स ही होंगे। वो हो जाता है बैच कॉस्टिंग। फिर आ जाएगा लक्ष्य लागत विधि, टारगेट कॉस्टिंग मेथड। इसमें क्या रहेगा कि जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी एडवाइस ली जाती है, उनसे परामर्श लिया जाता है, तो उसी के आधार पर क्या होता है, कार्य किया जाता है। ये वाली जो मेथड होता है या ये पद्धति जो यूज़ की जाती है, तो जो सरकारी निर्माण कार्य होते हैं वहाँ पर यूज़ की जाती है, कि एडवाइस लिया जाता है कि हाँ ये कार्य करना सही है या नहीं, या किस तरह से इस कार्य को करना है, उसके बाद वो कार्य किया जाएगा। वो हो जाता है टारगेट कास्टिंग मेथड। उसके बाद हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, जिसमें सतत प्रक्रिया लागत विधि है, कंटिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड। इसमें रहेगा कि ये सबसे पहले आ जाएगा प्रक्रिया लागत विधि, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। आप समझ ही गए होंगे प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, यानी कि जब एक जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसका जो
फिनिश गुड्स होता है वो दूसरी प्रोसेस के लिए क्या होता है, रॉ मटेरियल की तरह होता है, और उसके बाद कई प्रक्रियाओं से होकर के वो वस्तु गुजरती है, तब जाकर के फिनिश गुड्स बनता है। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें कि किस तरह के उद्योगों के लिए इसका यूज़ होता है, तो जैसे कि साबुन है, वनस्पति घी बनता है, इन सब में इसका यूज़ होता है कि कई प्रोसेस से होकर के वो चीज़ बनती है। फिर आ जाता है यूनिट कॉस्टिंग मेथड। इसमें क्या रहता है, इसमें भी काम क्या होगा, लगातार चलता रहेगा, लगातार उस वस्तुओं का उत्पादन होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जितनी भी इकाइयाँ बनती हैं वो एक जैसी होती हैं, एक समान होती हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें ईंटों का भट्टा है, वहाँ पर जितनी भी ईंटें बनती हैं सब एक साइज़ की होती हैं, एक जैसी होती हैं। आटा है, कपड़े की मिलें हैं, इन सब में जो काम होता है वो सब आप लोग का यूनिट कॉस्टिंग में आ जाता है। फिर आ जाता है परिचालन लागत, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। तो यहाँ पर रहता है कि ऐसे यातायात या फिर उपयोगी व्यवसाय जहाँ पर कि सेवाएं दी जा रही, सर्विसेज दी जा रही हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। अभी तक जो आपने पढ़ा वहाँ पर क्या था, उन सब जगहों पर हम वस्तुओं को बना रहे थे, मैन्युफैक्चर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर सेवाएं जो होती हैं उनकी भी लागत निकाली जाती है, उनकी भी कॉस्ट निकाली जाती है। वो किस में होता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में होता है। फिर आ जाता है विभागीय लागत विधि, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग मेथड। इसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनकी क्या क्या जो है व्यय आए हैं, एक्सपेंसेस क्या क्या हुए हैं, उसकी निकाले जाते हैं। फिर आपस में विभिन्न विभागों की तुलना की जाती है। तो ये कुछ आप लोग के दे रखे हैं जो सतत लागत विधि, इसमें से कुछ आप लोग की जो है पढ़ने हैं, जो आप लोग की बुक में है या आप लोगों के सिलेबस में है। यहाँ पर समझा मैंने सब दी है, जिससे कि आसानी से आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, और आसानी से आप अगर अपना लिखेंगे एग्ज़ाम में तो डिटेल में लिख पाइएगा, जिससे कि काफ़ी पॉइंट्स आपके बनेंगे और अच्छे से आपको मार्क्स भी मिलेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का रहता है फर्स्ट चैप्टर से कि लागत लेखांकन का महत्व या लाभ बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें जो भी पॉइंट्स होंगे अभी वो आप पॉइंट्स समझ चुके हैं, बस एक बार ये समझ लीजिएगा कि वो पॉइंट्स कहाँ पर और किसके अंदर रखे जाने हैं, क्योंकि इसमें भी आप लोग के कई मेन पॉइंट बनेंगे, उसके अंदर भी आप लोगों के काफ़ी पॉइंट्स आएंगे, उस चीज़ को बस समझिएगा अच्छे से। तो यहाँ पर अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस एंड एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन का महत्व एवं लाभ। तो इसमें पहला पॉइंट जो बनता है, प्रबंधकीय कार्यों में महत्व। जो लागत लेखांकन है वो किस तरह से मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है या मैनेजमेंट के कार्यों में हेल्प देता है। सबसे पहले तो जो मैनेजमेंट का काम होता है नियोजन करना, प्लानिंग करना, तो उस प्लानिंग में ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है, क्योंकि जो प्लानिंग की जाती है वो पिछले आंकड़े जो हमारे पास होते हैं उन्हीं के ध्यान पर रख करके हम आगे के लिए क्या करते हैं, योजना तैयार करते हैं। तो लागत लेखांकन अगर हमने ऑलरेडी किया होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग करी होगी, तो हमको ये पता होगा, सपोज कर लीजिए अगर हमने 5000 इकाइयाँ बनाई हैं, उस 5000 इकाइयों की बनाने की हमारे पास कॉस्ट शीट ऑलरेडी है कि कितनी लागत आई थी। अब हम प्रपोज कर रहे हैं आगे बनाने के लिए 50000 इकाइयों को, तो हमें पहले से ही उसके आधार पर ये पता होगा कि उन 50000 इकाइयों को बनाने के लिए कॉस्ट हमारी कितनी आएगी, एक अनुमान हमारे पास होगा। कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास जो पहले की कॉस्ट शीट थी उसके बेसिस पर हम आसानी से आगे जो भी चेंजेस हो रहे हैं या जो भी हमारे मटेरियल के प्राइजेस में चेंजेस होंगे, लेबर के प्राइस में चेंजेस होंगे, उसको ध्यान में रख करके एक आगे की योजना हम आसानी से बना पाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे प्रबंधकीय कार्यों के लिए हेल्पफुल। नेक्स्ट है संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब संगठन की अगर हम बात करते हैं तो संगठन क्या होता है, मानवीय समूह बना होता है, एक ह्यूमन ग्रुप होता है जो कि एक ही टारगेट, जिसके एक ही लक्ष्य होते हैं, एक ही गोल होता है जिससे कि काम करता है। तो इसमें अलग अलग विभाग भी तो बांटे जाते हैं, किसी भी उपक्रम में, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए जाते हैं। उन डिपार्टमेंट्स की क्या होती है, अलग अलग अपनी कॉस्ट आती है। जैसे कि उत्पादन विभाग होगा, प्रशासन होगा, विक्रय होगा, वितरण होगा, अलग अलग विभाग होते हैं। तो उन सब की क्या की जाती है, अलग अलग कॉस्ट निकाली जाती है। उसी के बेसिस पे आगे एक हम कंबाइंड कॉस्ट शीट तैयार करते हैं। आप लोग को याद ही होगी सबको कॉस्ट शीट, तो उसमें ये सारे एक्सपेंसेस क्या थे, अलग अलग हम लिखते हैं, उसके बाद टोटल कॉस्ट तक पहुँचते हैं। तो ये क्या होता है, एक तरह का संगठन ही तो है जिसमें अलग अलग जो है विभाग आ रहे हैं। फिर आ जाता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन की हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि लेबर होता है, वेजेस दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाएगा। इसमें एक चैप्टर आप लोगों ने पनिशमेंट का भी पढ़ा होगा कि किस तरह से पनिशमेंट निर्धारित किया जाता है और कैसे दिया जाता है, कैसे निकाला जाता है। इंसेंटिव स्कीम्स क्या होती हैं, प्रेरणात्मक मजदूरी योजनाएं जो होती हैं, इसमें हाथ से रोवन टेलर आपने कई तरह के पढ़े होंगे, समयानुसार है, कार्यानुसार है, अलग अलग होंगे। आगे जो नेक्स्ट यूनिट आएगा उसमें मैं आप लोग को उसके बारे में बताऊंगी कि क्या होती है और कैसे निकाला जाता है। दोनों ही चीज़ें, न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी भी है, दोनों है उसमें इंक्लूड। तो यहाँ पर कैसे उनको मोटिवेट किया जा सकता है जिससे कि वो कार्य और अच्छे से करें और इफिशियंसी से करें और हमारी कॉस्ट कम आए। फिर आता है नियंत्रण, कंट्रोल। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट का काम जो है नियोजन जिस तरह जितना इंपॉर्टेंट उतना ही नियंत्रण भी इंपॉर्टेंट होता है, कंट्रोल। तो कॉस्ट का नियंत्रण करना आप समझ ही गए हैं, पहले मैंने समझाया हुआ है। तो ये हो जाता है प्रबंधकीय कार्यों में महत्व। फिर आ जाएगा इसका बी पॉइंट, जिसमें हो जाता है प्रबंधकों को अन्य लाभ, अदर एडवांटेजेस टू मैनेजमेंट। अगर इस तरह से आप अलग अलग पॉइंट बनाकर लिखिएगा तो आपको मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे।
फिर आ जाता है सामग्री प्रबंधन में कुशलता, एफिशिएंसी इन मटेरियल मैनेजमेंट। तो इसमें ये रहेगा कि अलग अलग टाइम पर, जैसे कि लीफो, फीफो, हीफो, 3 तरह के मेथड्स आपने पढ़े हैं इसमें। तो कब सामग्री को खरीदा जा रहा है, कौन सी सामग्री को पहले निकालने से बेनिफिट होगा, कब मार्केट की क्या सिचुएशन है। साथ ही आपने EOQ या जो है पढ़ा था, या रीऑर्डर लेवल पढ़ा था, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ये सारे लेवल्स आपने पढ़े हैं। उन सबका यूज़ किया जाता है सामग्री के प्रबंधन में। तो जिससे ये रहता है कि ना ज़्यादा हमारी जो वर्किंग कैपिटल है ना ज़्यादा इसमें फंसी रहती है और ना ही कम। तो इसमें एक हमारा जो व्यवसाय है, बिजनेस है, वो सही ढंग से चलता रहता है और उसमें जो कैश साइकिल है, यानी कि रोकड़ का आवागमन या आना जाना है, वो बराबर चलता रहेगा। नेक्स्ट आ जाएगा श्रम लागत पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन लेबर कॉस्ट। कि किस तरह से जो सुस्त समय होता है या कालहीन समय आप लोगों ने पढ़ा होगा, आइडल टाइम जिसे बोला जाता है, या फिर जो ओवर टाइम कर रहे हैं लोग, तो कैसे उनको मोटिवेट करने के लिए दिया जाना है, ये सारी चीज़ों को इसमें लिखा जाएगा। तो श्रम लागतों का भी निर्धारण भी होता है और साथ ही उस पर नियंत्रण भी रखा जाता है। फिर आता है मशीनों का सदुपयोग, कि अगर उसकी जो भी मशीनरी है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, हम उससे कम ले रहे हैं, तो क्या उसका लॉस ही तो हो रहा है। तो कितना हमारा उत्पादन बढ़ा सकते हैं जिससे कि हमको फ़ायदा हो सके। फिर आता है बजटरी नियंत्रण करना, उत्पादन नीति का निर्धारण करना, कि किस तरह से उत्पादन करने से या किस मार्केट में या कब हम ज़्यादा सामग्री ले सकते हैं मार्केट से, ये सारी चीज़ें। फिर आता है लागत नियंत्रण में सहायता, हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल। तो ये तो आप समझ ही गए हैं कैसे किया जाएगा। फिर आता है व्यावसायिक निर्णय में सहायक निर्णय, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है मैनेजमेंट का। सही टाइम पर सही निर्णय लेना मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो तभी हम ले पाएंगे जब हमें पता होगा कि जो भी वस्तुएं हम बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, उनकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है। जैसे कि मार्केट में अगर आप देख रहे हैं कि इस टाइम पर जो कच्ची सामग्री है या जो रॉ मटेरियल है, इसका मूल्य लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पर हमको क्या करना चाहिए या किस तरह से ज़्यादा मटेरियल रखना चाहिए या कम। तो ये सब हम कैसे निर्धारित करेंगे, जो हम लागतों का निर्धारण करते हैं सामग्री की, कच्चे सामग्री के माल का, तो उसके थ्रू हम ये आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा व्यवसाय निर्णय में सहायता। फिर आ जाएगा कर्मचारियों को लाभ। ये तो हमने समझा कि जो प्रबंध होता है उसको क्या बेनिफिट होते हैं। अब हम समझेंगे कर्मचारियों को क्या लाभ होता है। तो कर्मचारियों को भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो पारिश्रमिक का निर्धारण हम करते हैं वहाँ पर एक व्यवस्था ये भी तो हम कर रहे हैं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको कैसे मोटिवेट करने के लिए एक्स्ट्रा भी दिया जा रहा है। जो भी पारिश्रमिक का निर्धारण इस तरह से किया जाता है जिससे कि जो श्रमिक वर्ग है उसका कल्याण भी हो सके, साथ ही वो मोटिवेट भी हो सके। इसीलिए हम इंसेंटिव स्कीम्स भी चला रहे होते हैं। फिर आता है निर्दाताओं तथा विनियोजकों को लाभ, एडवांटेजेस टू क्रिएटर्स एंड इन्वेस्टर्स। जो क्रिएटर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उनको भी ये रहता है कि हाँ, जिनके यहाँ जो वस्तुएं बन रही हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो लोग लोन या पैसा है या अपना तभी तो लगाना चाहेंगे जब आपका बिजनेस जो प्रॉफिट में जा रहा हो, ना कि लॉस में जा रहा हो। तो वो ये देखते हैं कि हाँ, कितना उत्पादन, कितना जो मैन्युफैक्चरिंग इनको यहाँ बढ़ रही है, इससे इनको कितना लाभ होता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आ जाता है उपभोक्ताओं को लाभ, एडवांटेज टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को भी बहुत लाभ होता है, क्यों? क्योंकि कम लागत पे अच्छी वस्तुएं बनती हैं। जब उनकी कॉस्ट कम आएगी तो जाहिर सी बात है उनका टोटल जो सेल है या सेलिंग प्राइस है वो भी कम होगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, हम ही लोग को होगा कि हाँ, कम लागत पे अच्छी वस्तुएं हम लोग को मिल पाएंगी। फिर आता है राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, सरकार को लाभ। सरकार को लाभ इस तरह से रहेगा, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को इस तरह से लाभ रहता है कि एफिशिएंसी के साथ उत्पादन हो रहा है, तो कॉस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं उत्पादित हो पा रही हैं, और जो भी हमारे संसाधन है, रिसोर्सेज है, उनका दुरुपयोग नहीं हो रहा है, उनका यूज़ ही हो रहा है अच्छी वस्तुओं को बनाने में। तो इस तरह से क्या होता है, समाज को या सरकार को भी बेनिफिट होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, लागत लेखांकन का महत्व। अलग अलग पॉइंट बनाकर लिखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे और आप लोग का ज़्यादा पॉइंट्स भी बनेंगे। अब नेक्स्ट है लागत लेखांकन की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हमने ये तो पढ़ लिया कि उसका प्रकृति क्या है, विशेषताएं क्या हैं, उसका जो है क्या महत्व है, लाभ क्या है, उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है। अब ये भी तो जानना है हमें कि हमें सीमाएं क्या है। लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इसकी पहली सीमा क्या हो जाएगी, व्यापारिक उपक्रमों में लागू नहीं। ये वाली जो आप लोगों का लागत लेखांकन होता है वो मोस्टली वहाँ पर लागू होता है जिस भी जो व्यवसाय हैं किसी वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन कर रहे होते हैं या सेवाओं को दे रहे होते हैं और वस्तुओं को उत्पादित कर रहे होते हैं। जो भी ऐसे उपक्रम होते हैं जो कि वस्तुओं को बना नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर इसको लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा हो जाएगा अनुमानों पर आधारित होती है। ये जो भी इसमें व्यय लिखे जाते हैं अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट जो होते हैं, जो डायरेक्ट हैं उनको तो आपको पता रहता है कि हाँ इतने आया है, लेकिन जो इनडायरेक्ट होते हैं जैसे कि किसी भी कोई टॉय कंपनी है जहाँ पर खिलौने बन रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत से खिलौने मशीनरी से बन रहे हैं, किसी पर्टिकुलर खिलौने पर कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस आए हैं आप एग्जैक्टली नहीं पता कर सकते। तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जो अप्रत्यक्ष व्यय हैं उनका सही ढंग से लेखा नहीं होता, अनुमानित होते हैं ना कि वास्तविक होते हैं। फिर आ जाएगा शुद्ध वित्तीय मदों की उपेक्षा। इसमें क्या
रहेगा, जो वित्तीय लेखांकन हम करते हैं तो उसमें हम स्पेशली ये चीज़ें देखते हैं कि जो आपको पता ही होगा वित्तीय लेखांकन में जिनसे डायरेक्ट मौद्रिक लेन-देन होता है वहीं उन्हीं को ही शामिल किया जाता है। लेकिन जब हम लागत लेखांकन का काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो उत्पादन की विक्रय वितरण है, ये सारी चीज़ें उनमें से बहुत सी चीज़ों को जो लागत लेखांकन है उसमें शामिल नहीं करते, लेकिन हम वित्तीय मदों में करते हैं। आगे आप एक पढ़ेंगे रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जहाँ पर लागत लेखों का वित्तीय लेखों से समाधान एक चैप्टर आप लोगों में है, जिसमें कि ये स्टेटमेंट ही तैयार किया जाता है, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें कि देखते हैं कि जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं और जो हमारे कॉस्ट अकाउंट है, दोनों के बीच में प्रॉफिट का डिफरेंस आया है तो वो क्यों आया है, या कौन सी चीज़ें उसमें शामिल की गई थी, इसमें शामिल नहीं की गई हैं, तो वहाँ पर हम उसे तैयार करते हैं। फिर आ जाता है सीमांत लागत की समस्याएं। यहाँ पर ये रहेगा कि जो सीमांत लागत होती है उसमें आपको पता ही होगा कि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का ही ध्यान दिया जाता है और उसमें फिक्स्ड कॉस्ट को छोड़ दिया जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग मेनली डिपेंड होती है वेरिएबल कॉस्ट पर, परिवर्तनशील लागतों पर, और वहाँ पर जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इससे क्या रहेगा कि टोटल कॉस्ट पर उसका हमारा काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आ जाता है विभिन्न रीतियों, आधारों एवं तकनीकों की समस्याएं। यहाँ पर रहता है कि सामग्री का मूल्य निर्धारित करना है। मूल्य की अगर हम बात करें प्राइस की, तो बाजार मूल्य अलग हो जाता है, या फिर उसका पुस्तक मूल्य अलग होता है। अलग अलग तरह के क्या होते हैं, उसके प्राइसेस होते हैं। तो किस प्राइस पर हम जो है अपने बुक्स में दिखा रहे हैं, अकाउंट्स में दिखा रहे हैं, अपव्यय का आवंटन करना है, स्टॉक का मूल्यांकन करना है, ये सारी चीज़ें की बहुत सी तकनीकें होती हैं। तो अलग अलग कंपनीज़ में अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स क्या अलग अलग यूज़ होती है, जिससे भी काफ़ी क्या रहेगा कि अलग से लागतों के निर्धारण में और उनकी तुलना करने में कठिनाई आती है। तो ये हो जाती हैं लागत लेखांकन की कुछ सीमाएं। अब नेक्स्ट जो इसका सेकंड चैप्टर में आ जाएगा यूनिट फर्स्ट का, उसमें सेकंड चैप्टर जो है वो हो जाएगा कॉस्ट एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन। ये देखना कि लागत के जो तत्व हैं वो क्या है, अवधारणाएं क्या है, या फिर उसको कैसे वर्गीकृत किया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। तो इसमें आ जाता है सबसे पहले ये देखना कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या हैं, लागत के तत्व कौन कौन से हैं। तो मेनली 3 होते हैं, आप लोग को पता ही होगा, सामग्री, श्रम और व्यय, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। तो जो मटेरियल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, तो वहाँ पर भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चाहे सामग्री की बात हो, चाहे श्रम की, चाहे व्यय की, इसमें भी एक डायरेक्ट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट, 2 तरह की इंक्लूड हो जाएंगी। तो अगर हम सामग्री की लागत की बात करते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा कि किसी भी उत्पाद के उत्पादन में या फिर उसकी सेवा को देने के लिए जो प्रयुक्त सामग्री है उसको प्राप्त करने की जो लागत आती है वो हो जाती है सामग्री की लागत। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, तो अगर भाड़ा है, कार्य में शुल्क है, बीमा है, इन सब चीज़ों को भी इसमें शामिल किया जाता है। और साथ ही व्यापारिक छूट है, कटौतियाँ हैं, शुल्क वापसी है, इन सबको क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। तो अब ये 2 तरह की हो जाएंगी, एक होती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दूसरी हो जाती है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट में तो जिसको आप सीधे सीधे जो भी वस्तु है मैंने आपने बनाई है उस पर आप डायरेक्ट जो है कर सकते हैं कि हाँ ये इसी से रिलेटेड है, डायरेक्ट उस पर आप आवंटित कर सकते हैं, तो वो हो जाती है आप लोग की डायरेक्ट मटेरियल। और इसका जो दूसरा हो जाएगा, दूसरा पॉइंट, प्रत्यक्ष सामग्री लागत, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो क्या हो जाएगी, ये इस तरह की कॉस्ट जिसे हम उस विशिष्ट लागत केंद्र पर या लागत इकाई पर डायरेक्टली आवंटित ना कर सकें। एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे कि किसी कारखाने का किराया है, फैक्ट्री का जो रेंट आ रहा है, उसमें जितनी भी तरह की वस्तुएं बन रही हैं, जो भी कुछ उत्पादन हो रहा है, सभी पर पड़ रहा होगा, तो अलग अलग हमें उसे आवंटित करना कठिन होता है। साथ ही जो बिजली के व्यय है, एक्सपेंसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो यहाँ पर सारी मशीनरी चल रही है, किसी मशीनरी से कोई वस्तु बन रही है, किसी से कोई वस्तु बन रही है, तो किस मशीनरी में कितना हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है जा रही है, लग रही है, इसको डिसाइड कर पाना मुश्किल होता है। तो आवंटित जो हम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, कभी विभाजन किया जाएगा, कभी आवंटन किया जाएगा, दोनों में डिफरेंस होता है। आगे के चैप्टर में मैं आप लोग को समझाऊंगी कि क्या डिफरेंस होता है। तो ये हो जाता है हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो ये 2 तरह की हो गई आप लोगों की। अब हम देखते हैं कि जो श्रम लागत होती है, लेबर कॉस्ट होती है, वो भी 2 तरह की होगी, एक होती है डायरेक्ट, दूसरी हो जाती है इनडायरेक्ट। तो श्रम लागत होती क्या है, तो श्रम लागत से क्या आशय हो जाएगा कि कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के बदले में जो कुछ भी पारिश्रमिक दिया जा रहा है, जो कुछ भुगतान दिया जा रहा है, पारितोषिक दिया जा रहा है, वो हो जाती है उनकी लागत, यानी कि श्रम कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये 2 तरह की हो जाएगी, कौन सी होती है, एक हो जाएगी डायरेक्ट, दूसरी हो जाती है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में क्या हो जाता है, जिस श्रमिक लागत का हम ये पहचान कर सकें कि ये किस लागत केंद्र से संबंधित है, किस लागत इकाई से संबंधित है, उस पर हम आवंटित कर सकें, वो हो जाती है हमारी डायरेक्ट कास्ट। जैसे कि फर्नीचर बनाने में जो भी श्रमिक लगे होंगे, या फिर कपड़ा बनाने में जो जुलाई का पारिश्रमिक होता है, जो कार बनाई जा रही है उसके जो पार्ट्स बन रहे हैं, तो अलग अलग कौन बना रहा है, उसको हम आसानी से उसी पर ही क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, उस इकाई पर।
फिर दूसरा आ जाएगा अप्रत्यक्ष श्रम लागत। तो अप्रत्यक्ष श्रम लागत जिसमें कि हम उसी लागत केंद्र या लागत इकाई पर डायरेक्टली ना आवंटित कर सकें, वो हो जाती है हमारी अप्रत्यक्ष श्रम लागत। इसमें कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? तो इसमें आ जाएगा कि जो फोरमैन होता है, जो निरीक्षणकर्ता होता है, मरम्मत करने वाला कारीगर है, मैनेजर है, ये सब की जो कॉस्ट आएगी तो उसको हम डायरेक्टली इन्हीं पर ही नहीं डाल सकते, क्योंकि वो सबका निरीक्षण कर रहा होगा। जो इंस्पेक्शन कर रहा है वो जितनी भी वस्तुएं बन रही सबका इंस्पेक्शन कर रहा है। जो फोरमैन है वो सब पर ध्यान रख रहा है। जो भी रिपेयर करने वाला आ रहा है वो सभी मशीनरी को रिपेयर कर रहा है। तो स्पेशली हम किसी एक पर ही नहीं। अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें तीसरा जो एलिमेंट है वो हो जाएगा एक्सपेंस यानी कि व्यय। तो इसमें कौन से हो जाएंगे कि जो सामग्री और श्रम के अलावा किसी वस्तु को बनाने में जो कुछ भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो इसमें ऐड कर लिए जाते हैं। तो ये भी दो तरह के हो जाते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरे हो जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर एक चीज़ सिंपल सी याद ध्यान में रखिएगा कि किसी वस्तु को बनाने से रिलेटेड जो डायरेक्टली जो व्यय आ रहे होते हैं सामग्री और श्रम के अलावा, वो हो जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि क्या हो जाएगा, रेलवे किराया है, गाड़ी का भाड़ा है, या फिर विशेष प्लांट है जो उस वस्तु को बनाने के लिए ही वो प्लांट स्थापित किया गया हो, मशीन और औजार का किराया है कि कोई मशीनरी स्पेशली खरीदी गई हो उसी वस्तु को बनाने के लिए, जो रॉयल्टी दी जा रही है किसी एक उसके लिए, माइन के लिए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो इसको सिंपल सा समझ लीजिए, जो भी ओवरहेड्स आपके होते हैं वो सब चले जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। जैसे कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, ये सारे हो जाते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आप समझ गए होंगे कि लागत के तत्व क्या होते हैं। 3 तरह के होंगे, एक हो जाएगा मटेरियल, दूसरा होता है लेबर, दूसरा हो जाता है एक्सपेंसेस। और ये तीनों ही क्या होते हैं, 2 तरह के होंगे, एक डायरेक्ट होंगे और दूसरे इनडायरेक्ट होंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लागत के तत्वों का वर्गीकरण करिए तो आप आसानी से वहाँ पर समझा सकते हो। सब में दो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलग अलग करके दिखाइएगा। अब हम देखते हैं कि उपरिव्यय क्या होते हैं। तो उपरिव्यय अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि क्या होते हैं, तो इसमें आप सिंपल सा आप लोग का आंसर रहेगा, वो सारे उपरिव्यय में वो सारे व्यय शामिल हो जाते हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से लागतों का हिस्सा बनते हैं, या फिर जो किसी वस्तु के उत्पादन में अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। भले वो अप्रत्यक्ष सामग्री हो, अप्रत्यक्ष श्रम हो या फिर अप्रत्यक्ष व्यय हो, और सारे क्या हो जाते हैं, हमारे उपरिव्यय हो जाते हैं। तो ये कितने क्या होंगे या इसमें क्या चीज़ें शामिल होंगी, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों इसमें शामिल होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये कितने तरह के होंगे। तो पहला हो जाएगा कारखाने उपरिव्यय, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, किसी भी वस्तु को बनाने में जो कारखाने में उसके व्यय आते हैं वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें आपके अप्रत्यक्ष सामग्री भी आती है, प्रत्यक्ष श्रम भी आता है और अप्रत्यक्ष व्यय भी आते हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन से हो जाएंगे, तो कारखाने का जो किराया होगा, वहाँ पर जो पावर का कंजप्शन हो रहा है, लाइटनिंग में आ रहा है, या फिर जो मशीनें वहाँ पर रखी उनका जो इंश्योरेंस कराया गया है, जो कारखाने का प्रबंधक है, मैनेजर है, उसका वेतन कितना होगा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हो जाती हैं आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स में। इसको और क्या कहते हैं, इसको वर्क्स ओवरहेड भी कहा जाता है। दूसरा हो जाता है कार्यालय एवं प्रशासनिक उपरिव्यय, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो नाम से ही ध्यान दीजिएगा कि वो सारी चीज़ें जो कि किसी कार्यालय से संबंधित होंगी, उसके या प्रशासनिक उससे संबंधित होंगी, वो आ जाएंगी आप लोग की ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। इसको आपने डिटेल में पढ़ा होगा, जब आपने कॉस्टशीट बनाई होगी तो वहाँ पर आपने डिटेल में पढ़ा होगा। मैं भी जब पढ़ाऊंगी कॉस्टशीट आपको तो वहाँ पर भी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं काफ़ी अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। कार्यालय भवन का किराया है, कार्यालय कर्मचारियों का वेतन है, रोशनी, जो कार्यालय की सफाई और रोशनी से संबंधित है वो आपकी ऑफिस में ही जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का कार्यालय में प्रशासनिक उपरिव्यय। तीसरा हो जाता है विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय। हमने वस्तु को बना तो लिया, कारखाने में मैन्युफैक्चर हो गई, उसके बाद ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें भी हो गई, अब आ जाते हैं उसको सेल करना है। तो सेल करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पैकेजिंग से रिलेटेड चीज़ें जो हो जाएंगी, गोदाम में जो रखा जाता है, जो विज्ञापन किया जाता है, या फिर जो वस्तु के बनने के बाद जो वितरण किया जा रहा है, तो गोदाम का व्यय, सुपर की गाड़ियाँ, जो डिलीवरी वैन होती हैं उसके जो एक्सपेंसेस आते हैं वो सब इसमें आपके शामिल किए जाते हैं। तो मेरे लिए 3 तरह के आप लोग के हो जाते हैं जो उपरिव्यय होते हैं। आप एक फिगर देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि किस तरह से टोटल कॉस्ट बनती है। जैसे कि कुल लागत दे रखी है 8,000 की, अब इसमें प्राइम कॉस्ट है 6,100 रुपये की, 6100 की, और उपरिव्यय कितने के आए हैं, 1900 के। उसके बाद अब उसको और डिफाइन किया गया है कि जो प्रत्यक्ष सामग्री है, मूल लागत है, उसमें 3 तरह की चीज़ें आई हैं, प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय। और उपरिव्यय जो है उसमें अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्यय। और अप्रत्यक्ष व्ययों को भी क्या किया गया है, अलग अलग बांटा गया है। एक कारखाना व्यय है, कार्यालय प्रशासनिक व्यय है, और फिर विक्रय एवं वितरण व्यय है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे एक टोटल कॉस्ट निकलती है। प्राइम कॉस्ट अलग हो जाती है, ओवरहेड्स अलग हो जाते हैं। ओवरहेड्स में अलग अलग जो आए होते हैं फैक्ट्री के, ऑफिस के और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, उसको दिखाया जाता है। इसी को आप कॉस्ट शीट में भी बनाते हैं, जैसे आप ये फिगर देख रहे हैं ऐसा ही हम कॉस्ट शीट में भी बनाते हैं, बस थोड़ा सा उसको हम स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं।
तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ओवरहेड्स क्या होते हैं, उनको कैसे वर्गीकृत किया जाता है। अब कुछ ऐसे छोटे पॉइंट्स हम देख लेते हैं जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, वहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा जाता है अवसर लागत क्या है, सीमांत लागत क्या है, वहाँ पर आपको लिखना होता है कि वो क्या होती है। थोड़ा सा उसको हम एक बार देख लेते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले कि सीमांत लागत क्या होती है। तो सीमांत लागत जो होती है, जितने भी वेरिएबल हमारी कॉस्ट आई होती है, परिवर्तनशील लागतें होती हैं, उन सबका योग होती है, तो वो हो जाती कहलाती है हमारी सीमांत लागत। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रति इकाई सीमांत लागत क्या होती है, तो उसका आशय क्या हो जाएगा कि एक दी हुई उत्पादन मात्रा जितनी हमने अभी तक प्रोडक्शन किया होगा, उसमें एक अतिरिक्त इकाई अगर हम बढ़ा देते हैं, एक और यूनिट का अगर हम प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको बनाने में जितनी भी हमारी कॉस्ट आती है वो हमारी हो जाती है मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें बिल्कुल भी स्थिर लागत को, फिक्स्ड कॉस्ट को शामिल नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही शामिल किया जाता है। उसके बाद है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि अवसर लागत क्या होती है। तो जब किसी संपत्ति का, किसी भी एसेट का उपयोग हम कर रहे होते हैं किसी वैकल्पिक कार्य में, और उसका दूसरा उपयोग भी हम कर सकते हैं, तो वहाँ पर एक कार्य को करने के लिए हमें दूसरे कार्य से उसको हटाना पड़ता है। जैसे कि अगर आपके पास एक कमरा है, या तो आप स्वयं उत्पादन कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, या तो उसे आप मुझे किसी कहीं पर किराए पर उठा दीजिए, दूसरे व्यक्ति को दे दीजिए किराए पर। तो एक आपने जो खुद उत्पादन किया, उसको सेल करने से भी तो आपकी कुछ इनकम होगी, या अगर आपने उसे किराए पर उठा दिया है, तो किराए पर उठाने पर भी आपकी कुछ इनकम होगी, किराया मिलेगा। तो यहाँ पर आपने अगर उसको स्वयं बना, वहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं, अपना जो खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं, किराए पर नहीं दे रहे, तो किराए पर ना देने पर जो आप लोग को कॉस्ट मिल सकती थी, जो आप लोग को फ़ायदा मिल सकता था, या आप लोग को इनकम हो सकती थी, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो उसको छोड़ने की जो लागत होगी वही क्या कहलाती है, आप लोगों की अवसर लागत कहलाती है। तो यहाँ पर आप लोग का यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, तो जिसमें बाकी चीज़ें रह गई हैं, वो मैं सेकंड पार्ट में इसके पढ़ाऊंगी। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है, आप लोग के लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और भी जिस सब्जेक्ट पर आप इस तरह की वीडियोज़ चाह रहे हैं, तो सब्जेक्ट का नेम भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।